हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा? क्या कट ऑफ हाई जाएगा? तो बिल्कुल हाई जाएगा, ये तो कन्फ्यूजन नहीं है। रीजनिंग कितना रहेगा और हर लेवल का अलग अलग क्या सिनेरियो रहेगा उसकी बात करेंगे। रीजनिंग का क्या रोल रहेगा इस एग्ज़ाम में और टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे कि कौन से टॉपिक को थोड़े से हाईलाइट आपको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटे मोटे टॉपिक पे आएंगे। तो सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले सिलेबस पे आएंगे, उसके बाद एक एक डिस्कस करेंगे। तो मैंने सिलेबस का यहाँ पे एनालिसिस किया तो दो चीज़ बदलने वाला है। यहाँ CBT 1 में आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे, अब 120 करने हैं। यानी 20 क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा करना है तो क्या करना है? टाइम मैनेज करना पड़ेगा। हालांकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 40 से बढ़ के 50 हो गया है, तो जनरल अवेयरनेस में तो ज़्यादा प्रश्न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो भी टाइम आपका कंज्यूम होता है मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में कंज्यूम होता है। बाकी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के टॉपिक, GK GS का जो भी टॉपिक होता है या तो आपको आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे टाइम मैनेज करना पड़ेगा। पहला कंडीशन तो ये डिराइव होता है यहाँ से कि आपको चाहिए जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको 120 क्वेश्चन तक पहुंचना सबसे पहला टारगेट होगा। अगर ये 120 क्वेश्चन नहीं पहुंचते हैं तो समझिए कि रिस्क में आप नहीं बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है लास्ट में प्रश्न कोई इजी हो और आपने किया नहीं, वहाँ तक पहुँचे नहीं। बाकी दूसरा, नॉर्मलाइजेशन का भरोसा ख़त्म। आप जान रहे हैं CBT 2 किस आधार पे कराया जा रहा है? लेवल वाइज कराया जा रहा है और एक RRB में एक ही बार एग्ज़ाम कराया जा रहा है। यानी जनरली एक शिफ्ट के लिए बोला गया है और ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है नोटिफिकेशन के अनुसार। एक शिफ्ट में एक RRB का एग्ज़ाम अगर एक लेवल का ख़त्म होता है तो जो लोगों का 20 नंबर बढ़ता था, किसी का 30 नंबर बढ़ता था और जो कैंडिडेट का नहीं बढ़ता था, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और यानी जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में स्कोर करेगा, क्या करेगा? एग्ज़ाम में स्कोर करेगा, उसी पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि आपकी क्या स्कोर है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 0.001 नंबर भी बहुत मायने रखेगा। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन इतना टच में होगा कि बहुत क्लोज हो जाएगा। क्योंककि जानते हैं कैसे? मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं कि पहले मान लीजिए किसी ने 60 लाया, कैंडिडेट ने 60 नंबर लाया, इसको नॉर्मलाइजेशन होके 65 एक करा गया, दूसरे का हो गया 70 और तीसरे का हो गया 80। इतना डिफरेंस तो आपने देखा होगा। और किसी का 60 के 60 ही रह जाता है। अब इतना डिफरेंस में पता नहीं चलता था कि क्लोज फाइट है कहाँ है। लेकिन अब जब कैंडिडेट 60 लाया और 60 के बदले 59.5 लाया तो ये दिखेगा कि इतने के बीच में 20 लोग हैं कि 30 लोग हैं। यानी कह दे कि रेंज कम हो गया एग्ज़ाम का। रेंज मतलब कहें तो पहले 100 में अगर कोई कैंडिडेट, अभी यहाँ पे 120 पे हम बात करना चाहिए, 120 में पहले कैंडिडेट मान लिए कोई 80 ला लिया था और 80 लाने के बाद इसे 100 बढ़ जाता था। अब क्या रहेगा? 80 के आसपास घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेंज जो स्कोर आने वाला होगा 120 में से कितने के बीच में आएगा? तो मैं बता दूं, 80 से ये रेंज है, ये टैलेंटेड और हाई स्कोरेड लोगों का है और ये एवरेज कैंडिडेट का है। यही रेंज रह जाएगा, जिससे घनत्व बढ़ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का भरोसा ख़त्म और अच्छे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक अच्छा सुनहरा मौका। यानी RRB आपको प्ले नहीं करेगा। प्ले किसको करना है? स्टूडेंट को करना है, और प्ले स्टूडेंट करेगा तो दोनों के नज़दीक जीरो हो जाएगा। अब कटअप की बात करना है तो कटअप क्या होगा? तो मैं सिलेबस पे फिर आता हूँ कि कटअप के लिए आपको देखना है कि यहाँ पे जैसे हमने सिलेबस अगर डिराइव करें तो यहाँ पे सिलेबस में पहले तो क्या था कि 40, 30 और 30 था जब CBT 1 था। लेकिन CBT 2 में अगर जाएंगे तो CBT 2 में आप यहाँ आएंगे तो CBT 2 में देखिए कैसा सिनेरियो बदल रहा है। 10 नंबर जनरल अवेयरनेस में, मैथमेटिक्स में 5 नंबर और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में 5 नंबर बढ़ रहे हैं पिछले एग्ज़ाम से। अब ये 10 नंबर जनरल अवेयरनेस वाले बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करने वाले हैं, क्योंकि 10 नंबर जो प्रश्न है इसको कम समय पहले से बढ़ाया हुआ नहीं है। यानी अगर कहें 90/120, सीधा बात अगर कहें तो आपको एक प्रश्न करने के लिए 45 सेकंड है। अगर जनरल अवेयरनेस के प्रश्न करते हैं तो ये आपका 15 से 20 सेकंड और कोई कह सकते हैं 30 सेकंड तक लोग कर लेते हैं नॉर्मल की।
कुछ प्रश्न जल्दी भी कर लेते हैं लोग, अलग बात है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 45 सेकंड में 30 सेकंड यहाँ से कर लेते हैं। तो 30 सेकंड में अगर यहाँ प्रश्न करते हैं तो 25 मिनट में आप इससे कवर कर पाएंगे जनरल अवेयरनेस का। एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। कोई कहता है कि मैं तो 2 मिनट में कर लूँगा, कोई बात नहीं, उनकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं। 25 मिनट कर रहा हूँ, सेकंड नहीं, 25 मिनट में आप ये प्रश्न को कर लेते हैं, तब आपके पास मैथ और रीजनिंग में अच्छे टाइम मिल जाएंगे। यानी अगर 25 मिनट में यहाँ कर लेते हैं तो यहाँ से अगर देखें तो आपके पास यहाँ बच जाता है 65 मिनट। अब 65 मिनट देखिए, स्ट्रेटजी भी इसको मान सकते हैं, अपनी प्लानिंग भी मान सकते हैं। 65 मिनट जब आपको बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। 65 मिनट आपके पास बचा हुआ है किसके लिए? 70 क्वेश्चन करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में अच्छा खासा टाइम दे पाएंगे। यानी आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस को अच्छा आसान से क्लियर करके मैथमेटिक्स और ये रीजनिंग वाले में काम देना है। अब रीजनिंग वाले में क्या टॉपिक आता है मैं बता दूं कि रीजनिंग वाला में क्या आएगा। कटअप के बारे में नहीं बात करते हुए पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे। तो रीजनिंग वाला में इशू क्या आता है मैं बता देता हूँ। रीजनिंग वाला में अब क्या होगा, पहले जो CBT 1 में प्रश्न आते थे उसमें CBT 2 में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक चेंज होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कहाँ कहाँ से टॉपिक चेंज होता है सभी मैं बता दूंगा। पहले मैं रीजनिंग की बात कर लूँ। रीजनिंग में आपकी स्टेटमेंट और ये वाला क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन या इससे रिलेटेड वाले प्रश्न की संख्या बढ़ जाती है, ध्यान दीजिएगा। डाटा सफिशिएंसी से प्रश्न बढ़ जाता है, जो टेबल में रूप में आता है, या तो बार ग्राफ आ सकता है आपको, या आपका इस टाइप के डाटा कोई दे दिया 3-4 साल का, यानी जिसमें एनालिसिस करना हो वो डाटा का क्वेश्चन बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आपका रीजनिंग में जो कई सारे जैसे रिलेशनशिप है वगैरह वगैरह ये सब प्रश्न है, इसमें क्या होता है, पहले एक रो कॉलम वाला प्रश्न स्ट्रेट लाइन प्रश्न होते हैं, लेकिन अब क्या होगा, पहले CBT 1 में भी है 1-2 प्रश्न, लेकिन यहाँ पे बढ़ जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा कि 6 आदमी 6 खेल खेलते हैं, इस टाइप से। तो एक मंडे को खेलेगा, एक संडे को, एक ट्यूसडे को, तो ऐसा ऐसा बैठाने में जिसमें लगती है टाइम, क्या लगता है, थोड़ा सा लगता है टाइम। 2 मिनट तक भी ले सकता है एक प्रश्न, कई बार 1.5 मिनट या 1 मिनट भी ले सकता है। तो ऐसे वाले प्रश्नों को आपको थोड़ा प्रैक्टिस पहले से करना है, जिसमें आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन हो, स्टेटमेंट का उसका लॉजिक दिया हो वगैरह वगैरह वाला वो प्रश्न, डाटा जो भरने वाला होता है, जो ग्राफ से दे सकता है किसी से, उसके बारे में जो प्रश्न ग्रुप वाले प्रश्न होते हैं, जैसे एक टेबल पे 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 का मुंह साउथ ईस्ट वेस्ट है, इस टाइप वाले प्रश्न आपको बढ़ जाएंगे रीजनिंग में। तो ये वाले प्रश्न अगर कर पाते हैं तो रीजनिंग आपको 35 में आराम से 20 से लेके 30 तक निकल जाएगा, और ये बहुत अच्छा 30 की तरफ अगर पहुंच जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी तो जो प्रश्न CBT 1 में थे वही सारे रहेंगे, वहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए मैथमेटिक्स में जो प्रश्न है उसमें से भी, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि डाटा वाला प्रश्न बढ़ जाएगा, जिसमें एनालिटिक टाइप के प्रश्न होगा। यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी जो ये एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है ये वाले प्रश्न बढ़ जाते हैं। ये बाकी तो जो पहले वाले टाइम वर्क कंपाउंड वगैरह वाले वो प्रश्न वैसे ही उसी टाइप से रहते हैं, हो सकता है थोड़ा हार्ड लेवल हो या लूज हो, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी जो डाटा वाला प्रश्न है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये रीजनिंग का मैथ है, रीजनिंग का क्वेश्चन है या मैथ का है, ज़्यादा क्लियर डिफाइन नहीं हो पाता, लेकिन प्रश्न तो दोनों एक ही होता है। आपको दोनों को एक ही तरफ से डिफाइन किया जा सकता है, मैथ में भी और रीजनिंग में भी। तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान से रख लेंगे। अब करंट अफेयर और ये जनरल अवेयरनेस में क्या टॉपिक चेंज होता है मैं बता दूं। यहाँ पे सबसे बड़ी टॉपिक चेंज होता है इन्वायरमेंटल के प्रश्न आपको यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे आराम से, जिसको बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल के बारे में नॉलेज जो होती है उसके बारे में आपको प्रश्न आ जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न आएंगे। जिसके बाद ये देखिए इन्वायरमेंटल इशू और कंसर्न एंड वर्ल्ड एंड इंडिया, जिसके हाईलाइट टॉपिक में इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे, और ये प्रश्न को आपको करना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, तो ये रेलवे लाइव पे जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। ये टॉपिक एक देख लीजिएगा, ज़्यादा प्रश्न नहीं होते लेकिन ये प्रश्न
बिल्कुल हाईलाइटेड टॉपिक से होता है। कई बार लगेगा कि वो करंट अफेयर ही है, लेकिन वो इन्वायरमेंटल के प्रश्न होते हैं जो क्रिटिकल इशू होते हैं उसके रिलेटेड। बाकी आपको इसमें जो प्रश्न बढ़ने वाले हैं करंट अफेयर बढ़ जाएंगे आपके यहाँ पे 2 से 4, पहले जितने प्रश्न आते थे उससे 2-3 नंबर करंट अफेयर बढ़ जाएंगे और जनरल अवेयरनेस में CBT 2 में। उसके बाद कुछ टॉपिक यहाँ से आपका आ जाता है जो आपका लास्ट वाला होता है ना, फ्लोरा और फौना वाला। हालांकि ये ज़्यादा दिखता नहीं है, ये 2-3 प्रश्न ही आ सकते हैं, यहाँ भी एक प्रश्न बढ़ जाते हैं। तो ये हुआ बात सिलेबस की। अब बात लोगों का था कि हाई कटअप कैसे होगा। देखिए लेवल 6 में ओनली 20 गुना कैंडिडेट हैं, लेकिन लेवल 5 में आएंगे तो ये हो सकता है आपको 40 गुना तक हो, 30 से 40 गुना तक। वैसे ही लेवल 4 की छोड़ दीजिए, लेवल 4 में लिमिटेड वैकेंसी है। उसके बाद लेवल 3 में आएंगे तो लेवल 3 में आपके कैंडिडेटों की संख्या 50 से 60 गुना तक है, और लेवल 2 में कहें तो 60 से, कई जगह तो और बहुत है लेकिन मैं नॉर्मल की बात करता हूँ, 80 गुना तक है एक्चुअल का। लेकिन ध्यान देना है कि हर आदमी ऊपर वाला पोस्ट चाहता है, लेकिन हर वाले ऊपर वाले पोस्ट में जाना चाहता है वहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। सबसे बड़ा ब्रेक वो लगाता है A2 नहीं होगा तो कुछ लोग छोड़ेंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल अगर कहें CBT 1 से कितना ज़्यादा है, कुछ लोग कह रहे थे, मैं एनालिसिस करके बता दूं यहाँ पे एक डिटेल में, कुछ लोग कह रहे थे कि 35 लाख कैंडिडेट CBT 2 में भाग लेंगे। तो एकदम बिल्कुल गलत न्यूज़ है, कोई 35 लाख कैंडिडेट नहीं है। ध्यान दीजिएगा कितने भाग लेंगे मैं बता देता हूँ, लगभग रफ आइडिया से, क्योंकि डाटा है नहीं। 18 से 20-21 लाख कैंडिडेट भाग लेंगे एग्जैक्ट कंडीशन में अगर बोले तो। क्यों? क्योंकि 10+ वाला 2 कैंडिडेट जो है लेवल 5 और लेवल 6 में क्वालिफाई नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। और ये मैक्सिमम कैंडिडेट भी 10+2 वाले हैं जो लेवल 2 और लेवल 3 में लिमिटेड हुए हैं और उनका कट ऑफ कम गया है। हालांकि ग्रेजुएशन वाला लेवल 2 और लेवल 3 में हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टोटल 35 लाख कैंडिडेट नहीं है। कुछ लोगों ने क्या कहा था कि 7 गुना 5 लगा दिया 35 लाख हो गए, यानी 7 लाख यूनिक कैंडिडेट लेना था और हर कोई 5 लेवल में क्वालिफाई है। लेवल 4 को तो आप हटा ही दीजिए, लेवल 4 में कितने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। लेवल 5 में, लेवल 4 में केवल RRB कोलकाता और सिलीगुड़ी में है। सिलीगुड़ी में मात्र एक वैकेंसी UR की है और कोई वैकेंसी भी नहीं है, तो 20 लोग हैं उसमें लेवल 4 में। और कोलकाता में कुछ जो कैंडिडेट हैं वही है केवल आपके लेवल 4 में। तो यहाँ देखिए कटअप लेवल 6 का क्या होगा। लेवल 6 का हमेशा कटअप ज़्यादा गया है, इस बार भी जाएगा। कहिएगा कि कैंडिडेट कम है तो ज़्यादा कैसे जाएगा। तो दोस्त लेवल 6 का जो पोस्ट है उसमें स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक अप्रेंटिस का है, तो अभी भी इसका कट ऑफ हाई ही जाएगा, चाहे कैंडिडेट 20 गुना हो या 10 गुना हो, कोई कंपटीशन में अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो एक्चुअल कैंडिडेट होते हैं कंपटीशन में फाइट करने वाले, उन्हें पता है कि हमें कौन सा पोस्ट चाहिए। बहुत से लेवल 6 में ऐसे लोग जो जाते हैं जो पहले से ही ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं और लेवल 6 के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूजन में नहीं रहिए कि लेवल 6 का कटअप कम जाएगा, जैसा कि आपको पेपर कटिंग वगैरह में आपको बता दिया जाएगा। उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, वो खाली जोड़ देंगे कि लेवल 2 में 80 गुना कैंडिडेट है तो लेवल 2 का कटअप ज़्यादा जाएगा यहाँ। तो देखिए लेवल 2 की पोस्ट सब लोग चॉइस नहीं करते, वो फ्रेशर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं, फ्रेशर करते हैं जिनके पास 10+2 की क्वालिफिकेशन केवल है और वो कहीं जॉब में जनरली नहीं है। होंगे भी तो ग्रुप डी में होंगे, लेकिन लेवल 5 के पोस्ट में बहुत लोग अप्लाई करते हैं। लेवल 5 की पोस्ट एक रॉयल्टी पोस्ट है और कह सकते हैं बस लेवल, अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी अगर रेलवे में जोड़ते हैं उसके बाद ग्रुप बी होता है, तो ग्रुप सी का हाईएस्ट पोस्ट है आपका लेवल 6। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा लेवल 6 की पोस्ट में बहुत लोग अप्लाई करते हैं और वो अप्लाई करते हैं वो यूनिक और स्पेशल कैंडिडेट होते हैं, ध्यान देना है। अब लेवल 5 की बात करेंगे तो लेवल 5 में तो देखिए टाइपिंग के लिए 8 गुना कैंडिडेट जाना है, अच्छा होगा, लेकिन जब टाइपिंग के बाद रिजल्ट आएगी तब थोड़ा स्कोर बढ़ेगा। यानी लेवल 5 में भी एक है सबसे अच्छा गुड गार्ड्स। गुड गार्ड्स में लोग का फाइट ठीक ठाक रह जाता है। गुड गार्ड सब कोई बनना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ ड्यूटी डिफ़िकल्ट होता है। हालांकि पैसा तो अच्छा खासा आपका रनिंग अनाउंस है, इसके लिए इसका सैलरी तो सभी पोस्टों से ज़्यादा होता है। मैं इवन बता दूँ लेवल 6 का स्टेशन मास्टर से भी ज़्यादा गुड गार्ड्स का सैलरी होता है, लेकिन ड्यूटी
रनिंग स्टाफ है, आपको रन करना पड़ेगा। पहले दिन दिल्ली, तो दूसरे दिन अम्बाला में मिलेंगे और तीसरे दिन मिलेंगे आप गाज़ियाबाद में। तो हो सकता है कि आपके लिए ये सब के लिए सूट नहीं करता है, इसलिए गुड गार्ड का थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन होता है। एसएम की जॉब एक जगह फिक्स होती है, स्टेशन पे जहाँ पे भी पॉइंट पे डिपो में जो भी है, जहाँ पे एक जगह फिक्स हो गया वहीं फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लेवल 6 का कटअप अभी भी ज़्यादा जाएगा, और लेवल 6 के बाद अगर कहीं कटअप जाता है ज़्यादा तो वो 2 और 3 का जाएगा, यानी सेफ में रहेगा लेवल 5 सबसे सेफ में। मेरे तरफ से तो ये एनालिसिस है कि लेवल 5 सेफ रहेगा। हालांकि देखिए कंपटीशन तो कम कहीं नहीं है, लेकिन अगर सबसे कम कहना हो तो 6 से कम 5 में और 2 3 से लेवल 5 में। लेवल 5 का कटअप जैसे CBT 1 में कम था वैसे ही CBT 2 में कम रहेगा। और अब इसके बाद भी अगर कहा जाए कि सबसे कटअप कम होगा पोस्ट के नाम पे, तो जिसमें क्लर्क लगा हुआ है, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क या कोई भी क्लर्क लगा हुआ है, इसके पोस्ट का कटअप थोड़ा कम रहेगा। तो अब देखिए मैंने सारा डिटेल को कवर कर लिया है, मुझे जो नॉलेज है शेयर कर दिया हूँ। हो सकता है आपका राय अलग हो, लेकिन मेरा जो कंसेप्ट था मैंने अपने कंसेप्ट के हिसाब से सारा चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। थैंक यू, धन्यवाद।